joining us today. Burhani Hospital welcomes you all. Today we have with us our orthopedic surgeon, Dr. Krunal Donda, who is consultant trauma, arthroscopy and joint replacement surgeon. We welcome you, doctor, and Thank you. thank you for sparing your precious time with us. Today, the doctor is going to talk about the basics of neck and back pain in our day to day life. Most of the women and men today face this problem, and hence, we have called doctor to address this problem and give us a few tips on how to fight it and how to overcome this one. So, doctor, so it's on you now. So we start with the basics of neck and back pain. What we see in everyday life, 60 to 90% of adult लाइफ में कभी कभी ना बैक पेन महसूस करते हैं जो 35 to 50 years के बीच में इंसिडेंस बढ़ जाता है 90% 6 weeks में रिजॉल्व हो जाता है और जो 7% है उसमें ज़्यादा टाइम पेन रहता है मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्ट रहते हैं कॉजेज अभी नेक और बैक पेन के रिलेटेड क्या क्या कॉजेज है वो हम देखेंगे मैकेनिकल मतलब जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ये स्पाइन देख रहे हैं हम ये मैकेनिकल मतलब ये रीढ़ की हड्डी है जॉइंट्स है ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ये उसमें जो तकलीफ रहती है उसकी वजह से जो कॉज होता है उसको मैकेनिकल बोलते हैं न्यूरोजेनिक मतलब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि दो हड्डी के बीच में एक गद्दी जैसा जो हम बोलते हैं ये है ये नस जो यहाँ से निकलती है उसको हम न्यूरोजेनिक बोलेंगे उसकी वजह से जो कोई तकलीफ होती है नॉन मैकेनिकल स्पाइनल कंडीशन मतलब स्पाइन के अलावा जो नॉन मैकेनिकल कंडीशन है उसको नॉन मैकेनिकल बोलेंगे रेफरल विसरल पेन मतलब जो पेट में कोई डिसीज हो या बीमारी हो उसकी वजह से और अदर्स मीन्स उसके अलावा पहले हम मैकेनिकल डिस्कस करेंगे जो 80 से 90% होता है ज्यादातर कॉज पता नहीं रहता मोस्टली मस्कुलर स्पेन स्पाज्म स्ट्रेन लिगामेंटल स्ट्रेन रहता है डिजेनरेटिव डिस्क या जॉइंट का रिलेटेड डिसीज रहता है फ्रैक्चर हो जाता है स्पॉन्डाइलोलाइसिस या लिस्टियसिस हो जाता है इसकी वजह से जो तकलीफ होती है उसको मैकेनिकल कॉज बोलते हैं नेक्स्ट हम जाएंगे न्यूरोजेनिक कॉज में हम देखेंगे हर्निएटेड डिस्क यहाँ पे एक देख सकते हैं आप कि डिस्क है वो एक लेफ्ट साइड नॉर्मल है राइट साइड में आप देखेंगे कि बाहर फटके आ गया है जिसके हम जो गद्दी खिसक गई है या सूजन आई है और जो नीचे नस है उस पर दबाव दे रही है उसकी वजह से जो बोलते हैं ये न्यूरोजेनिक कॉज होता है स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जगह है उसको स्पाइनल कैनाल बोलते हैं अगर ये स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाती है जहाँ जॉइंट के रिलेटेड या गद्दी पीछे खसक जाती है तो उसे स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं बाकी और अलग कॉजेज है ऑस्टियोफाइट है फेल बैक सर्जरी सिंड्रोम मतलब सर्जरी कराने के बाद वापस बैक पेन शुरू हुआ हो या इन्फेक्शन हुआ हो नॉन मैकेनिकल स्पाइनल कंडीशन में कैंसर हो प्राइमरी या सेकेंडरी इन्फेक्शन में ऑस्टियोमाइलाइटिस या एब्सेस हुआ हो या गादी में इन्फ्लेमेशन हुआ हो और बाकी दो कॉजेज हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और पेजेट डिसीज रेफरल विसरल पेन जो पेट के रिलेटेड डिसीज है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या किडनी के रिलेटेड डिसीज है ओवेरियन कैंसर है पेल्विक में इन्फेक्शन है अपेंडिसाइटिस की वजह से पैंक्रियाटाइटिस प्रोस्टेट गॉल ब्लैडर में और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से ये डिस्क हर्निएशन की हम फिजियोलॉजी देखेंगे ये नॉर्मल डिस्क जो था कोई कारण प्रेशर या अनइवन वेट और ज़्यादा वेट उठाने से कभी नेक बैक पे अगर प्रेशर आता है तो ये खिसक जाती है और ये जो पीछे नस जाती है उस पर दबाव देती है तो इसे हम डिस्क हर्निएशन बोलेंगे और इसकी वजह से आपको पैर में मूंगी झुंझुनी एक पैर या राइट या लेफ्ट पैर में जिस साइड जो गद्दी खिसक गए उस पर आपको पेन होता है या सिर्फ बैक पेन भी हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं पीछे से पूरी नस जाती है और ये गद्दी की वजह से यहाँ पे सूजन और आपको दर्द वगैरह रहता है यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पॉन्डाइलोलिस्टियसिस बोल रहे थे तो ये एक हड्डी है और दूसरी हड्डी है जब एक हड्डी दूसरी हड्डी पे सरकती है आगे तो उसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्टियसिस बोलते हैं
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डी कमजोर हो जाती है, तो ये जॉइंट्स घिसने लगते हैं, गद्दी में सूख जाती है और नई हड्डी छोटी छोटी बढ़ने लगती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जगह कम हो गई है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि गद्दी सूख गई है या पीछे खिसक गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पीछे जॉइंट्स है जो पूरे उम्र की वजह से पूरे खराब हो गए हैं। रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स मीन्स आपको जब तुरंत डॉक्टर या आपको डिसीजन लेना चाहिए दिखाने के लिए जब आपकी एज 50 से ज्यादा हो या 20 से कम हो, और आपको हिस्ट्री कैंसर की हो सकती है या वेट लॉस हो रहा हो, तुरंत रात में ज्यादा दर्द हो रहा हो, तो उसका ट्यूमर कॉजेज हो सकता है, मतलब कैंसर नॉन मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। जब वॉशरूम या टॉयलेट जाने में तकलीफ है और या वो एरिया में आपको सेंसेशन कम हो गया है, तो कोइना की वजह से आपको तकलीफ हुई हो सकती है। वीकनेस, जब पैर में अंगूठे या उंगलियां या पैर कमजोर पड़ जाता है, ये कब होता है? जब जो गद्दी खिसक के पीछ में नस पे दबाव दे रही है और वो लंबे समय से दे रही है, तो ये आपको धीरे धीरे वीकनेस डेवलप हो सकती है। आपको ठंडी हो रही हो या बुखार आ रहा हो, तो बोन का इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस या किडनी के रिलेटेड के वजह से आपको ये तकलीफ हो रही हो। स्टिफनेस मतलब आपका पूरा बैक स्टिफ हो गया है, बेंड नहीं हो रहा है, एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलता है। अब अभी कुछ टर्म्स देखेंगे जो आप हर हर रोज आप सुनते होंगे। स्पॉन्डाइलोलाइसिस हुआ है, स्पॉन्डाइलोसिस है, या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। तो स्पॉन्डाइलोलाइसिस मतलब ये जो जॉइंट है, यहाँ पे आपको फ्रैक्चर हो या वहां पे घिसाव हो, उसकी वजह से आपको जो तकलीफ होती है उसको स्पॉन्डाइलोलाइसिस बोलते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस मीन्स आपका जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ हो या उसकी वजह से अफेक्ट हुआ हो, उसको स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये हड्डी है, एक नीचे वाली हड्डी पे ऊपर से खिसक गई है, तो इसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलेंगे। और नीचे देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक गई है, उसको हम स्कोलियोसिस बोलेंगे। और स्पाइनल स्टिनोसिस मतलब जो हमने आगे डिस्कस किया है कि कैनल नैरो हो जाता है, उसको स्पाइनल स्टिनोसिस बोलते हैं। अभी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, तो उसमें क्या होता है कि दो हड्डी रहती है, एक हड्डी, दोनों हड्डी से धीरे धीरे छोटी छोटी हड्डी निकलती है और यहाँ पे जुड़ जाती है। जो आपका नॉर्मल स्पाइन मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होने लगता है और पूरी हड्डी आपको यहाँ पे ऐसे दिखने लगती है, तो आपका मूवमेंट वगैरह सब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी रिस्क फैक्टर, सबसे ज्यादा तकलीफ के रिस्क किसको हो सकता है? जो स्मोकिंग ज्यादा करता हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा हो, जॉब में डिससेटिस्फेक्शन हो, पिछले बार एक बार 2 बार या 3 बार बैक पेन हो चुका हुआ हो, या आपकी हड्डी कमजोर हो गई हो, एज 55 से ज्यादा हो, ज्यादा ड्राइविंग कर रहे हैं, ये फिजिकल लेबर जहाँ पे वाइब्रेशन ज्यादा है, या आप वजन 20 किलो से ज्यादा उठा रहे हैं, तो आपको कमर का बैक पेन का रिस्क है। अभी डायग्नोसिस पे हम जाएंगे, तो डायग्नोसिस कैसे कर पाएंगे बैक पेन के रिलेटेड? आपको कमर में दर्द है, बुखार है, एज ज्यादा है, वेट लॉस हो रहा हो, तो हम एक्सरे का एक बार करके देख सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे अगर आपको 1 महीने से ज्यादा तकलीफ हो, तो ये स्पाइन का एक्सरे हम एडवाइस करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, सब ये आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे जो गद्दी रहती है, सब स्पेस नॉर्मल है, रीढ़ की हड्डी का भी शेप सब नॉर्मल है। ये एक्सरे करके अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि कहीं पे फ्रैक्चर है और उसकी वजह से आपको बैक पेन या तकलीफ हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं गर्दन का एक्सरे है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। तो ये हमें पता चलता है कि ये रीढ़ की हड्डी नॉर्मल नहीं है, ये जाम होने के पीछे मसल्स रहते हैं, जो मसल स्ट्रेन या स्पाज्म होने की वजह से ये स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, यूजुअली नेक अपना थोड़ा फ्लेक्स रहता है, कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे हड्डी क्रैक हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है, इसकी वजह से
ये जगह कम हो गई है और पीछे खिसक गई है। सेकंड इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई। एमआरआई हम कब कराएंगे? जब 12 वीक से ज्यादा पेन है, पैर, दोनों पैर में मूंगी झुनझुनी आ रही है, बहुत दर्द हो रहा है, चलने 10 मीटर या 20 मीटर से आप ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, तो एमआरआई हम एडवाइस करते हैं। और एमआरआई में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो गद्दी खिसक गई है उसकी वजह से हमें ये दिखता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये गद्दी है पूरी और यहाँ पे पीछे ये सरक गई है, उसकी वजह से ये नस पे दबाव देती है और ये आपको तकलीफ दे सकती है। ये हम गर्दन का एमआरआई देखेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी दोनों नॉर्मल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये थोड़ी कमजोर हो गई है और दब गई है, क्योंकि उम्र की वजह से हड्डी कमजोर होने के बाद अगर नेक पे स्ट्रेन आता है, प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ जाती है। थर्ड स्टडी है बोन स्कैन। जब स्ट्रेस फ्रैक्चर हो या इन्फ्लेमेशन हुआ हो तो उसमें हम ये बोन स्कैन एडवाइस करते हैं। ईएमजी एनसीवी, जब दोनों पैर में मूंगी झुनझुनी हो रही हो या वीकनेस हो या सेंसेशन डिफरेंस हो तो उसके लिए हम ईएमजी एनसीवी एडवाइस करते हैं। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, ईएसआर, यूरिक एसिड एडवाइस करते हैं। अभी ट्रीटमेंट मोडालिटीज में हम जाएंगे। यूजुअली बैक पेन के लिए पहले फिजियोथेरापी, एक्यूपंक्चर, इलेक्ट्रोथेरापी, मैनिपुलेशन, ट्रैक्शन, थर्मोथेरापी, मेडिसिन, इंजेक्शन थेरापीज एंड एक्सरसाइज। तो मेडिसिनल में हम क्या एडवाइस देंगे? असिटामिनोफेन या एनसेड्स देंगे। मसल स्ट्रेन हो, स्पाज्म हो तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट्स देंगे। एक्यूट पेन में हम बैक एक्सरसाइज पहले अवॉइड कराएंगे। जब रिकवरी आएगी बैक पेन की, जब रिलीफ होगा बैक पेन, तब हम बैक एक्सरसाइज शुरू करवाएंगे तो आपका नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है वो रिज्यूम हो जाए। सब एक्यूट मैनेजमेंट में हम पेशेंट को लिफ्टिंग टेक्निक बताएंगे, स्पोर्ट्स अवॉइड क्या क्या करना है, जो ज़्यादा बैठने का या ज़्यादा खड़ा रहने का, ज़्यादा झुकने का, ट्विस्टिंग, वो सब हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। क्रॉनिक बैक पेन जो 3 मंथ से ज़्यादा हो गया हो उसको हम क्रॉनिक बैक पेन बोलेंगे। उसके लिए मेडिसिन असिटामिनोफेन, एनसेड्स देते हैं। फिजिकल थेरापी, एक्सरसाइज थेरापी, रिहेबिलिटेशन, स्पाइनल मैनिपुलेशन और योगा। जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से आपको रिलीफ नहीं रहता है तो नेक्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन दे सकते हैं, फैसेट इंजेक्शन दे सकते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन दे सकते हैं। और अभी नेक्स्ट अगर इंजेक्शन से भी रिलीफ नहीं है तो सर्जरी है। अभी न्यू रिसर्च है, टेक्निक है माइक्रोस्कोपिक डिसेक्टोमी, जो गद्दी खिसक गई है तो उसके लिए ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। जो गद्दी खिसक गई है वो हम ऑपरेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। अभी जो सब एक्यूट मैनेजमेंट में हम बोले कि हम पेशेंट को करेक्ट वे ऑफ लिफ्टिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली हम जो उठाते हैं तो झुक के उठाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि नीचे बैठ के हमें उठाना चाहिए ताकि आपको बैक पे स्ट्रेस ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्टैंडिंग पोजीशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आगे झुका हुआ है और यहाँ पे बहुत आगे चेस्ट बाहर निकला हुआ है। ये दोनों आइडियल पोजीशन नहीं है। ये स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन इज आइडियल। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चराइज में, दिस इज द आइडियल पोजीशन। अभी जो बच्चे जो कई बार हमें बैक पेन की कंप्लेन लेके आते हैं, यूजुअली बैक पेन उनको ज़्यादा कब बढ़ जाता है? जब बैग ऐसे उठाते हैं, हाथ ये स्ट्रैप पे लगा के आगे झुक के, और दिस इज द आइडियल वे ऑफ कैरिंग अ बैग। झुकना नहीं है, स्ट्रैप पे हाथ नहीं रखना है, तो आप उनको बैक पेन उतना ज़्यादा नहीं होगा जो इनकरेक्ट पोजीशन से उनको होता है। बैठने के लिए पोजीशन, ये आगे झुक के नहीं बैठना है, ज़्यादा स्ट्रेट नहीं बैठना है, जस्ट नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। अभी टेक्नोलॉजी वजह से जो फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं ज़्यादा टाइम बैठ के, तो जो आइडियल पोजीशन है वो ये है कि स्ट्रेट आपकी साइड होनी चाहिए और ना कि झुक के या शोल्डर ड्रॉप डाउन या बैक कर्व होना चाहिए। स्लीपिंग पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोते हैं तो तकिया
ये यहाँ तक नहीं होना चाहिए, अपर बैक तक। अब ये आइडियल पोजीशन नहीं है। या तकिया ऐसे रहना चाहिए गर्दन तक, ताकि आपका नेक का सपोर्ट अच्छे से मेंटेन रहे। और दिस इज इवन मोर बेटर, घुटन के नीचे एक तकिया रखना है, ताकि आपका बैक पूरा रिलैक्स रहे और नेक भी आपका रिलैक्स हो जाए। दिस इज, अगर आप एक तरफ करवट लेके सोते हैं और अगर पोजीशन आपका बेटर नहीं है, तो आपका नेक में स्पाज्म या नेक की तकलीफ आपको ज्यादा हो सकती है। तो ये आइडियल पोजीशन नहीं है। ये आइडियल पोजीशन है पूरा एक तरफ करवट लेके नहीं, थोड़ा सा स्लांट पोजीशन में, और तकिया ये पोजीशन में आप लेके सो सकते हैं। और इवन बेटर, जब आप तकिया दोनों पैर के बीच में रखेंगे और पोजीशन आपका ऐसा रहेगा, तो आपको नेक पेन या बैक पेन की तकलीफ नहीं हो सकती। और बाकी ये रिहेबिलिटेशन और बैक पेन की एक्सरसाइज है। ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच की है, क्वाड्रिसेप्स और आर्म लेग्स की एक्सरसाइज है, ग्लूटियल स्ट्रेच की है, कैट एंड कैमल है, पेल्विक टिल्ट है, पार्शियल कर्ल्स है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, साइड प्लैंक्स है। ये सब एक्सरसाइज जब आपका पेन कंट्रोल है, मिनिमम है, ये एक्सरसाइज आप जब ये मसल आपका जो वीक हो गया है बैक में, उसको स्ट्रेंथ करेंगे, तो आपको ये बैक पेन की तकलीफ वगैरह सब धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी रेड फ्लैग्स में हमने बात की थी, तो इसमें वेट कौन से, किसके अलावा हम रेड फ्लैग्स नहीं बोलेंगे। रेडिकुलर सिम्टम्स, मतलब जो पैर में दर्द जा रहा है, तो हम रेड फ्लैग्स में नहीं गिनेंगे। जब एज 50 से ज्यादा हो, कैंसर की हिस्ट्री हो, वेट लॉस जल्दी हो रहा हो, तो उसे रेड फ्लैग्स हम कह सकेंगे। एमआरआई हम कब कराएंगे? जब 12 वीक से ज्यादा पेन हो रहा हो और रिलीफ ना हो मेडिकेशन, फिजियोथेरापी या इंजेक्शन से, तो हम एमआरआई प्रोसीड कर सकते हैं। लो बैक पेन के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अलावा बाकी सब हैं, जो एनसेड्स है, एसिटामिनोफेन है, फिजिकल थेरेपी है। क्रॉनिक बैक पेन के ट्रीटमेंट गोल में हम क्या करेंगे? डिसेबिलिटी प्रिवेंट करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम बैक पेन की होने की वजह से पर्सन जो अपना डे टू डे एक्टिविटी है या वो मेंटेन नहीं करते हैं या रेस्ट ज्यादा लेते हैं, तो डिसेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसे हमें प्रिवेंट करना है। और लाइफ टाइम इंसिडेंस हमने बात किया, 60% से ज्यादा लोगों को लाइफ टाइम में कभी ना कभी बैक पेन होता है। और हमें जो कॉज है बैक पेन का, वो 95% मैकेनिकल या अननोन कॉज रहता है। तो एंड वही कि जो बैक पेन है ज्यादातर 95% में पता नहीं चलता, और एक्सरे, एमआरआई बाद में जैसे करेंगे, तो उसमें कॉजेज अगर पता चल सकते हैं कि जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या डिस्क के रिलेटेड। So that's all for neck and back pain, and thank you. We'll give over to Dr. Khadija, who will explain about physiotherapy protocol and many more. Thank you, sir. Thank you for the wonderful explanation. होप हमको बैक पेन कब डॉक्टर से मिलना है, जब बैक पेन हो रहा है, उसके बारे में क्लियर आइडिया आ गई है, राइट। जब पेन रेडिकुलर है, हमारे पैरों तक जा रहा है, क्रॉनिक बहुत ज्यादा हो रहा है, सर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अब कमिंग टू फिजिकल थेरेपी, भी सर ने बहुत एक्सप्लेन किया है कि हाउ एक्सरसाइज एंड पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लिफ्टिंग टेक्निक्स है, स्लीपिंग पोस्चर्स है, सिटिंग पोस्चर्स, अभी जो ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल यूज करने में हो रहा है। अब द गुड थिंग इज कि हम ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं इन डे टू डे लाइफ। कैसे प्रिवेंट करेंगे? कि हम हमारे सेल्फ का एक अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे अगर कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब है, तो हम 20 मिनट्स से ज्यादा एक जगह पर नहीं बैठेंगे, खड़े होके एक राउंड मार के फिर वापस बैठेंगे, या थोड़ी एक्टिविटीज करेंगे, खड़े रहकर थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे। रेगुलर दूसरी स्ट्रेचिंग ऑफ नेक एंड बैक हम डेली यूज में, डेली एज हमारा प्रोटोकॉल जनरल फॉलो करेंगे, सो दैट वो स्ट्रेन नहीं आए, स्पेशली अभी के एरा में जब नेक और बैक पेन का ज्यादा कंप्लेंट्स आती है। थर्ड इज के हम उसके बाद एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो हम बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए फॉलो करेंगे, तो ये कंप्लेंट्स बार बार ना आए।
जिम वगैरह में जाके जो फॉल्टी लिफ्टिंग टेक्निक्स है उसको अवॉइड करके प्रॉपर फिजिकल थेरेपी लेकर हमारा वेट मैनेजमेंट है या ओबेसिटी रिडक्शन गोल्स है वो फॉलो करेंगे। तो एक स्पेशलिस्ट के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए वन दैट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर ऑप्टिंग फॉर व्हेन यू आर एमिंग एट वेट रिडक्शन और यू आर एमिंग एट ओबेसिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स है वो लोग कैसे उनके दिन का प्रोग्राम पूरा सेट करते हैं सो दैट दे टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स टू डू अ फ्यू नेक एंड बैक एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये कंप्लेंट्स बीइंग अ फीमेल पोस्ट प्रेगनेंसी है, हाउस वाइफ्स है, मेनोपॉजल विमेन है, उनमें ज्यादा देखने मिलती है। तो अकॉर्डिंगली एवरीवन हैज टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फाइन। उसके अलावा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में जो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज के बारे में सर ने बात की है, दैट इज हेल्प्स यू टू रिलैक्स योर मसल्स एंड टू रिड्यूस द स्पैज्म, जो इम्पोर्टेंट होता है इन बैक केयर। अपार्ट फ्रॉम इट अभी पेंडेमिक में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब हर एक जन फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम किड्स to geriatric population, everybody should have a set of programs for themselves which include stretching and strengthening in their day-to-day life to help reduce the complaints of neck and back pain. इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ क्रॉनिक और एक्यूट बैक पेन प्रॉब्लम्स। And you can also visit the physiotherapy department for regular back and neck exercises. Thank you for viewing us today. Hope we will be coming to you with such educational programs again. And thank you once again, Doctor, Thank for you. giving your precious Yes. time and your precious knowledge for our viewers today. Uh, with this, we conclude and hoping to see you again. Thank you so much.